प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, लगाते चलिएगा चैट सेक्शन में आंसर को। देखिए पहला नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बच्चों हमने बताया है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसे हम लोग V के द्वारा डिनोट करते हैं। और V बराबर हमारा एक फॉर्मूला भी निकल के आता है, V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। वाट का हमारा जूल होता है और चार्ज का कूलम हो जाता है। यानी कि अगर पूछे कि 1 वोल्ट बराबर क्या होगा बच्चों, तो वो होता है 1 जूल प्रति कूलम। इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है और इसको भी याद रख लो, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तो याद रखना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ दूसरा नंबर सवाल कर रहा है कि आवेश का रैखिक घनत्व है। बच्चों हमने बताया है कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। इसके डिफिनेशन से ही हमारा फॉर्मूला निकल जाता है, यानी कि आवेश के रैखिक घनत्व को लेमडा के द्वारा डिनोट करते हैं। और लेमडा बराबर क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बच्चों पूछे कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा के द्वारा डिनोट करते हैं और पृष्ठ घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है Q बटा में क्या होता है, एरिया होता है, यानी कि चार्ज बाय एरिया। ये पृष्ठ घनत्व के लिए होता है। और एक होता है आवेश का आयतन घनत्व, जिससे हम लोग रो के द्वारा डिनोट करते हैं, और रो बराबर क्या होता है, Q बटा में V होता है, यानी कि चार्ज बाय वॉल्यूम हो जाता है। इन तीनों को याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ तीसरा नंबर सवाल कर रहा संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन सा है जो N का मान संभव नहीं है। देखो बच्चों हमने बताया है Q क्या है, तो चार्ज होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। ये तो सभी बच्चा पार्टी को पता है। तो देख लो ये N जो है, नंबर जो है, ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे करके 5 ऐसे करके होता है। लेकिन ये कभी भी पॉइंट में, यानी कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके नहीं होता। जैसे 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, ये सब नहीं होता, यानी कि ये पॉइंट वाला बात इसमें नहीं होता। इसलिए पॉइंट वाला देखो, ये 4.2 जो है, ये n का मान संभव नहीं होता, क्योंकि n का मान जो है 1 2 3 4 करके ऐसे करके होता है। जैसे 1000 भी होगा, लेकिन 1000.01 ऐसे करके नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा ये 4.2 जो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखिए, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80 होता है। पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है बच्चों, वो 80 होता है। सभी बच्चों को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए पांचवा नंबर सवाल हमारे सामने है कि व्यतिकरण की घटना का कारण क्या हो सकता है। व्यतिकरण की घटना का जो कारण है ना बच्चा पार्टी, वो है फेज डिफरेंस, यानी कि कालांतर होता है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 6 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 6 नंबर सवाल कह रहा है निम्न में से कौन सा तर्क द्वार है जो सार्वजनिक तर्क द्वार है। बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा, तो सार्वजनिक तर्क द्वार हम लोग नैंड गेट को कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक पूछे, तो हमने एंड गेट के लिए पढ़ा है कि a इंटू बी बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी, y होता है। तो नैंड के लिए पूछा, ऊपर में ऐसे करके बार लगा दो, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये नैंड गेट का जो है ये व्यंजक है, इसको भी आप लोग याद रख लो। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 7 नंबर सवाल है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई क्या होती है? ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई जो होती है वो कुछ नहीं होती है, क्योंकि ये मात्रक विहीन होता है बच्चों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ओके जी, चलिए 8 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 8 नंबर सवाल कर है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो विभव मापी से जो है विभवांतर को मापा जाता है बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं और प्रतिरोध को ओम में, तो ये सब नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो बच्चा पार्टी इसकी फोकस दूरी जो है वो अपरिवर्तित रहती है, यानी कि बदलती ही नहीं है, समान रहती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखना, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए 10 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि है जो सदिश है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज अ वेक्टर, कौन सा होगा? तो सदिश राशि पूछा गया। विद्युत तीव्रता बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन से नहीं 12th से पढ़ते आ रहे और अभी भी 12th में है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। विद्युत फ्लक्स जो है ये सदिश राशि अदिश राशि है, विद्युत विभव अदिश और स्थितिज विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो ये भी अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 11 नंबर सवाल है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बल होगा बच्चा पार्टी, बताओ प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? देखो हमारा जो है यहाँ जो है डेफिनेशन से हमारा फॉर्मूला निकल गया कि E बराबर क्या होगा, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? F बाई Q हो जाएगा, यही हमारा फॉर्मूला है। E को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है बच्चों, क्या लगाओगे इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी लगा लो, सही हो जाएगा। ओके जी, और सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो बच्चा पार्टी। अगर आप लोग क्लास को लाइक कर देते हो ना, पढ़ाने में भाई बहुत मजा आता है, इसीलिए बच्चा पार्टी सभी से अनुरोध है क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ओके चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है जो कि याद करना बहुत जरूरी है। देखिए 13 नंबर सवाल करा, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है? बताओ किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अच्छे से समझ के क्लास करो और सारे प्रश्नों को याद करते चलो। 14 नंबर सवाल है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी एमीटर को शंट करते हैं तो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ जाता है। सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर सवाल का रहा है, 25 का द्विआधारी समतुल्य क्या होगा? तो बच्चा पार्टी हमने बता चुका है, 25 का निकालना हो 25 लिख लो, उसके बाद ऐसे कर दो, उसके बाद 2 से भागा देते चलो। 12 दूना 24 होता है तो शेष हमारा कितना बचा? 1 बचा। फिर 2 से भागा दो, 6 दूना 12 होता है, शेष कुछ नहीं बचा, 0 लिख लो। उसके बाद क्या होगा? फिर 2 से लगाओ, 3 दूना के 6 होता है, फिर 0 बचा, शेष नहीं बचा, मतलब 2 से लगाओ तो 3 2 एकम 2, उसके बाद जो होगा एक शेष जो बचा वो यहां लिख लो, यानी कि 1 1 0 0 1। यही तो हमारा 25 का द्विआधारी समतुल्य है। देख लो किस ऑप्शन में दिया गया, 1 1 0 0 1। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने है 16 नंबर सवाल, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? हमने बताया है कि लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है और बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। ओके जी, याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और विचलन में लाल रंग का सबसे अधिक होता है, कम होता है, उसके बाद बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है, दोनों को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए 17 नंबर सवाल है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किससे मिलकर बना होता है? भाई बता दो ना क्या होगा इसका सही जवाब? तो किसी भी परमाणु का जो नाभिक बना है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? अगर कोई भी दिक्कत हो तो चैट सेक्शन में पूछते भी चलो। ओके चलो क्लास को तो आप लोग लाइक करते ही चलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 18 नंबर सवाल कह रहा है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? बता दो बच्चों क्या होगा? द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा जो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था हाइगेंस जी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछे कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था तो भी आप लोग याद रखोगे ये न्यूटन जी के द्वारा दिया गया था। यह भी प्रश्न आता है आपके बोर्ड परीक्षा में। ओके चलिए 19 नंबर सवाल को देख लेते हैं। ये रहा हमारे सामने, बताओ डायोड का उपयोग
उपयोग किया जाता है किसके तरह बताओ। डायोड का उपयोग जो करते हैं वो रेक्टिफायर की तरह करते हैं बच्चों, किसके तरह, दृष्टकारी की तरह। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लेकिन एक बार ऐसे दिया गया था, रेक्टिफायर ही लिख दिया गया था, इसीलिए बच्चा पार्टी ध्यान में रखना है, ऐसे करके रेक्टिफायर को लिख दिया गया था, इसलिए भूलना नहीं, दृष्टकारी का अंग्रेजी ही रेक्टिफायर होता है। ओके चलो देखो यहाँ अंग्रेजी में रेक्टिफायर लिखा भी गया। चलिए 20 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा है। 20 नंबर सवाल कर रहा है, देखिए पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। पी प्रकार के अर्धचालक में हमने बताया था कि एन टाइप में अगर पूछे, एन टाइप में हम लोग किसका यूज करते हैं, और एक हमारा पी टाइप होता है। देखो बच्चा पार्टी यहाँ देखो पी टाइप जो है इसमें पंच संयोजी का यूज नहीं करते हैं, एन टाइप में हम लोग पंच संयोजी का यूज करते हैं, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एन टाइप में पंच संयोजी का यूज करते हैं, उसके बाद पी टाइप में क्या करते हैं, इसमें त्रिसंयोजी का यूज करते हैं। दोनों को याद रखना, ये प्रश्न आता है आपके बोर्ड परीक्षा में। देखो अब ये जो है पी टाइप के लिए पूछा गया, तो बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो हमने बताया कि बोरॉन जो होता है ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये त्रिसंयोजी होता है, और ये सारे के सारे पंच संयोजी है, याद रखिएगा। अगर एन टाइप के लिए पूछता तो हम बिस्मथ, फास्फोरस, आर्सेनिक लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पी टाइप के लिए पूछा है, इसलिए हम करेक्ट आंसर बोरॉन को लगाएंगे। 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 21 नंबर सवाल कह रहा है कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि जो है वो समान होगी, बताना है आपको। वो समवेग होती है, क्या बच्चा पार्टी, समवेग हो जाएगा। 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 22 नंबर सवाल कर आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो हमने बताया है कि अगर क्वेश्चन में हो, सिर्फ हो कि एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो आप लगाओगे सर बहुत कम होता है। अगर सिर्फ एमीटर हो तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर आदर्श एमीटर हो तो शून्य होता है, अगर आदर्श वोल्ट मीटर हो तो अनंत होता है। इतना हमने बताया था, इसको तीनों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने बताया एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, आदर्श एमीटर का शून्य होता है, और आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है। आदर्श एमीटर पूछा तो भाई शून्य लगाओ ना, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर सवाल कर है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को लगाओगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखिए 24 नंबर सवाल है, अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ जुड़ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक टाइम में यानी कि प्रत्येक दिन जो है शाम के 7 बजे और 8 बजे क्लास होती है, तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन भी कर पाओगे, इसलिए सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लीजिएगा। देखिए एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, ये चार्ज का मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है बच्चों, चार्ज का मात्रक है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है बच्चों, तो वो ऊर्जा को मापा जाता है। इसको भी आप लोग याद रख लो, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 25 नंबर सवाल है, दशमिक संख्या 8 का द्विआधारी संख्या क्या होगा। तो बच्चा पार्टी हमने निकालना बता दिया है, तो टेंशन किस बात का है। देखो 8 का निकालेंगे, 2 से लगाते चलेंगे, उसके बाद देखो 4 दूना के 8 हुआ, शेष में कुछ नहीं बचा, 0 लिख लो। फिर 2 से लगाओ, 2 दूना के 4, कुछ नहीं बचा, 0 लिखो। फिर उसके बाद 2 से 2 एकम 2, उसके बाद कुछ नहीं बचा, 0, यानी कि 1000 किस पे दिया गया है, 1000 बच्चा पार्टी। यहाँ पे 00 है, 000 कहीं पे नहीं दिख रहा है बच्चों, इसीलिए हम कह लेंगे यहाँ पे एक 0 को और लगा दिया जाए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक 0 और लगेगा, क्योंकि बच्चा पार्टी आपको समझ आ चुका है कि गलत नहीं करना है। अगर 2 को 0 रहेगा, अगर सही लगा दे तो आप लोग तो गलत बता ही दोगे, इसीलिए बच्चा पार्टी ऐसे इसका आंसर जो होगा वो होगा 1000, ऐसे करके होल 2 लगा देना। ये हमारा क्या होगा, 8 का द्विआधारी संख्या हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। इंद्रधनुष के निर्माण का जो कारण है वो है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वैसे तो इंद्रधनुष का निर्माण जो है प्रकीर्णन से भी होता है, अपवर्तन से भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो सटीक आंसर लगता है वो वर्ण विक्षेपण ही होता है। वैसे विवर्तन का तो इससे कोई लेना देना नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। रेटिना पर यानी कि मनुष्य के आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है बच्चा पार्टी, वास्तविक और उल्टा होता है। अब बोलोगे सर ये वास्तविक और उल्टा दिखाई देता तो हम लोग सीधा काहे देख लेते हैं, तो भाई वो मस्तिष्क का कमाल है कि हमें वो सीधा करके दिखाई देता है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर सवाल है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट
को हम लोग Q के द्वारा डिनोट करते हैं और यानी कि P के द्वारा डिनोट करते हैं। P बराबर क्या होता है, वो होता है हमारा Q इंटू L होता है। चार्ज का हमारा कूलम होता है, लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है, यानी कूलम गुना मीटर जो होगा यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्या लगाओगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव 2 नंबर में भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग 2 नंबर के लिए याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल देखिए क्या कर आपके सामने है, बताओ। 29 नंबर सवाल करा, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। भाई इतना बार हमने बता चुका है कि सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब तो आसान सा प्रश्न आप मुझे पता है, आप लोग लगाते चलोगे इसका आंसर। देखो, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है। विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है ना बच्चा पार्टी, वो चांदी है। क्या है, सिल्वर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल है, वोल्ट मीटर क्या मापता है। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है, प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है और धारा को एम्पियर से। तो ये सब हम जानते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, अच्छे से समझ समझ के करो। देखो, एक प्रश्न से हम कितना सारा प्रश्न बता देते, ताकि अगर इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोग छोड़ के नहीं आओगे, इसलिए अच्छे से समझते चलो, हमारी बात पर भी ध्यान अच्छे से देना। चलिए 32 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ। 32 नंबर सवाल कर रहा है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि है जो समान रहती है। बताओ, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में वो विभवांतर है जो समान रहती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला नंबर सवाल 33 नंबर सवाल कर रहा है, क्या निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान है वो 0 होता है। कितना होता है बच्चों, 0 होता है ना। ऑप्शन नंबर डी को लगा लो ना, सही हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई जो है वो वोल्ट है। क्या है बच्चा पार्टी, वोल्ट है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। और भी बराबर हम लोगों ने एक फॉर्मूला को पढ़ा कि W/Q होता है। तो ये सब तो जानते हो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना भी बहुत जरूरी है। ओके, चलिए अगला नंबर सवाल देखिए हमारे सामने, ये रहा प्रश्न, बताओ समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की जो शक्ति है वो 0 होती है। कितनी होती है बच्चा पार्टी, 0 होती है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए, 36 नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष जो है ये किस भौतिक राशि का मात्रक है। इसका राइट आंसर बताओ बच्चा पार्टी, कौन से बच्चे हो जो सबसे पहले लगाओगे। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, डिस्टेंस का मात्रक होता है। और अगर पूछे बच्चा पार्टी कि प्रकाश का चाल क्या होता है, तो आप लगाओगे सर 3 × 10⁻8 जो होता है मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश का चाल होता है। ये जो है 1 सेकंड के लिए होता है, लेकिन यहाँ प्रकाश वर्ष कहने का अर्थ है कि 1 वर्ष में, यानी कि 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और वो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ये कितना होता है, ये 1 वर्ष के लिए होता है और ये 1 सेकंड के लिए होता है। ये दोनों को याद रखना, क्योंकि ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और ये 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड जो है ये पर सेकंड के लिए होता है। याद रहेगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 37 नंबर सवाल है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बना हुआ प्रतिबिंब है ना बच्चा पार्टी, वो होता है हमारा काल्पनिक और सीधा। कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगला नंबर सवाल देखिए 38 नंबर सवाल है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख की लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे एक स्वस्थ व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तब आप लगाओगे सर 25 सेंटीमीटर हो जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, जबकि फोकस दूरी पूछे तो 2 सेंटीमीटर को लगा के आना, आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी एक नंबर काट नहीं पाएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 39 नंबर सवाल है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। अगर किसी भी बच्चे को पता हो तो लगाओ क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सर फाई बराबर क्या होता है, E × A होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, E × A होता है। तो हम लोगों ने इसे फाई, तो ये विद्युत फ्लक्स यानी कि E का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर उड़ गया तो हमारा क्या बचा, वोल्ट मीटर बचा। वोल्ट ×
इंटू मीटर, यही हमारा मात्रक हो जाएगा। लेकिन एक और मात्रक है, इसी से हम निकालते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं ये विद्युत क्षेत्र जो है इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन प्रति कूलम बोलते हैं। और क्या हो जाएगा, गुना में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर अगर यहां से निकालते हैं तो न्यूटन प्रति कूलम और मीटर स्क्वायर हो जाता है। ये भी हमारा मात्रक है और ये भी मात्रक है। वोल्ट मीटर आए या फिर न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर आए, दोनों को आप लगाओगे सर ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। बता दो बच्चों, समझ आया? करेक्ट आंसर आप क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी हमारा वोल्ट मीटर ही दिया गया इसलिए हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लगाओगे, अन्यथा ये भी आए तो आप लगा के चले आना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 40 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 40 नंबर सवाल है कि लोहा कैसा होता है। लोहा जो होता है वो लोहा चुंबकीय होता है। कैसा होता है, लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये सब क्या है, ये लोह चुंबकीय पदार्थ है बच्चों, ये सब भूलना नहीं, एकदम आसान सा प्रश्न है। ओके चलिए 41 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 41 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा की इकाई है बच्चा पार्टी, किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। सही जवाब हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहने का होता है ईवी के द्वारा डिनोट करते हैं, और ईवी के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.602 इंटू 10⁻⁹ जो होता है वो जूल होता है। इसको याद रखना, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। 42 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नहीं है, ये साउंड वेव जो है, ध्वनि तरंग, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। प्रकाश तरंग हो गया, एक्स किरण हो गया, गामा किरण हो गया, अवरक्त किरण हो गया, प्रकाश तरंग, ये सब जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो नहीं है वो ध्वनि तरंग नहीं है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। तो वही बीबी रॉय जीबी वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं, बीबी रॉय उसके बाद जीबी, यानी कि बीबी किसके लिए रो रही है, तो भाई जीबी के लिए। वैसे भी आजकल जीबी का जमाना है तो रोएगी ही। देखो उसके बाद 0 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो देखो हमारा किससे पूछा गया, कलर कोड में हरे रंग यानी ग्रीन के लिए पूछा गया है, तो हम लगाएंगे सर ग्रीन के लिए 5 होता है। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बस इतना याद रख लो ट्रिक के तौर पे, बीबी रोए जीबी, इतना को याद रखते हो ना, तो यहां से हर एक बार कलर कोड वाला प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो अभी तो हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, दोनों मात्रक सही होता है, इसी का है। चलिए 45 नंबर सवाल हमारे सामने है, ऐसा प्रश्न है, बताओ 45 नंबर सवाल है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में कितना होगा। बताओ 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि अगर फोकस दूरी हमारा सेंटीमीटर में दिया गया है तो P बराबर हमारा एक फॉर्मूला है 100 बटा में कितना होता है, फोकस दूरी होता है। लेकिन फोकस दूरी हमारा 20 सेंटीमीटर दिया गया तो बच्चा वाला सवाल है, 20 पंचे का 100 होता है, 5 डायोप्टर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलिए याद रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी को ही लगाना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए 46 नंबर सवाल है कि आयाम मोडुलन सूचकांक का मान कितना होता है। आयाम मोडुलन सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। आयाम मोडुलेशन सूचकांक का मान जो होता है वो 0 तथा 1 के बीच होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी को लगा लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 47 नंबर सवाल है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलाकार है, कैसा होता है बच्चों, गोलाकार होता है। 47 का क्या लगाओगे, ऑप्शन ए को लगाओ, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र गोलाकार होता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है बच्चों, क्लास को एक बार लाइक करते चलना भाई, मजा नहीं आ रहा है। और जितने भी बच्चे नए नए जुड़े हो तो भाई अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना एकदम मजा नहीं आता पढ़ाने में, इसलिए सभी बच्चे सब्सक्राइब वाले बटन को एक बार दबा दो। ओके चलिए 48 नंबर सवाल करा कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर यह आधारित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 49 नंबर सवाल को देखिए। 49 नंबर सवाल करा, और हाँ बच्चों क्लास को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों का आंसर को लगाते चलिएगा। मैं यही चाहता हूं कि अगर आप आंसर को लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना याद था आपको। देखिए ये प्रश्न कर रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ या घट सकता है, क्योंकि आपको पता होगा जब किसी भी वस्तु को चार्ज किया जाता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, एक हमारा ऋण आवेश होता है और दूसरा हमारा धन आवेश होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसलिए यह बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल हमारे सामने है। 50
बी नंबर सवाल कर रहा है प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। ये ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये किस पर आधारित होता है बताओ आप लोग, क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। सभी बच्चे को पता होगा, लेकिन बच्चों यहां तक आ गए हो तो एक बार देख लो, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये 2 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर में ऐसे करके पूछेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तों को लिखे, और 2 नंबर में पूछता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, या फिर इसको अलग करके पूछेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे, तो आपको लिखना पड़ेगा। इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और इसके लिए आवश्यक शर्त क्या होता है। ओके, इसके लिए मात्र आवश्यक शर्त 2 ही होता है, इसको याद कर लोगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, 51 नंबर सवाल कर रहा है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन सी है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियों का नाम है कुल आवेश भी होगा, रेखीय संवेग भी होगा, कोणीय संवेग भी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखिए, 52 नंबर सवाल कर रहा है 52 नंबर सवाल है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करते हैं उसका नाम है नाइक्रोम। कौन सा, और इस्त्री वो जो कपड़ा प्रेस करने वाला है उसमें भी ये नाइक्रोम का ही यूज होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। प्रतिघात आए, प्रतिरोध आए, धारित्य प्रतिघात आए, प्रतिबाधा आए, सबका हमारा मात्रक ओम ही होता है बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 54 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 54 नंबर सवाल है इनमें कौन आवेश रहित है, यानी कि उस पर चार्ज नहीं है, तो वो हमारा होता है फोटोन, क्योंकि फोटोन कण का विराम द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है, इसको याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 55 नंबर सवाल कर रहा है हमारे सामने, बताओ 55 नंबर सवाल है एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है। एक पतले फिल्म के रंग का जो कारण होता है वो है व्यतिकरण। क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ एक आवर्धक गिलास की क्षमता, जिनकी क्षमता 12 डायोप्टर है, और उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, बताओ बच्चा पार्टी क्या होगा। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, निकालना जानते हो तो निकाल सकते हो। हम यहाँ फॉर्मूला को लिख देते हैं। देखो एक हमारा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा कि P बराबर 1/f, आप लोगों को हमने कितना बार बता चुका है। और दूसरा हमारा आवर्धन क्षमता के लिए यानी कि M बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 + D बटा में क्या होता है वो FE भी लिखते हो या फिर F भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो हमारा जो निकल के आता है वो निकल के आता है 4। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बच्चों, बड़ा ही आसान सा है, निकाल सकते हो आप लोग। चलिए 57 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 57 नंबर सवाल है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। बच्चों एक बात मैं बता दूं, अगर चाहते हो कि मतलब कम समय में अच्छे मार्क्स आ जाए, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो मेरा एक सजेशन है कि अगर फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने चाहते हो तो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर जानते हो, ऑप्टिक्स चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, और उसके बाद दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दोनों चैप्टर को अगर पढ़ लेते हो ना भाई, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि 2 गुना प्रश्न रहेगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आओगे। ये ऑप्टिक्स से ही ज्यादातर प्रश्न रहता है। देखो ये भी ऑप्टिक्स का प्रश्न है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। ये लेंस की क्षमता हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, ये सब क्या है, यही सबसे तो प्रश्न आता है, ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए 58 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 58 नंबर सवाल है, देख लो ये भी ऑप्टिक्स का चैप्टर का प्रश्न है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। लेंस की क्षमता कैसा है, मात्रक क्या होता है। देखो एक हमारा जो मात्रक होता है वो होता है मीटर इनवर्स, और दूसरा मात्रक होता है डायोप्टर। ये 2 मात्रक है इसका, इसीलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहां अगर बात करें, अब पूछो सर 2 मात्रक इसका कैसे, एक हमारा ऐसा ही मात्रक है और दूसरा प्रचलित मात्रक होता है, दोनों को याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला नंबर सवाल कर रहा है 59 नंबर सवाल कर रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, इसका मतलब वो डायनेमो है, लेकिन अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले तो वो हमारा मोटर कहलाता है, दोनों को याद रखना। ओके, चलिए 60 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 60 नंबर सवाल है हेनरी किसका मात्रक होता है। हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है भाई, ऑप्शन बी को लगाओ। प्रतिघात और प्रतिरोध का जो मात्रक बताया हमने वो ओम ही होता है, तो ये सब कैसे होगा, हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल हमारे सामने है, बताओ 61 नंबर सवाल है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में किसका जरूरत होता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाना है, इसका मतलब उसमें निम्न प्रतिरोध का जरूरत है, ऑप्शन बी लगा लो, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखिए
अगला नंबर सवाल है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होती है? खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होगी बच्चों? वो होता -FO बटा में FE। सही जवाब क्या होगा? 62 का बी हो जाएगा। ओके, चलिए 63 नंबर सवाल हमारे सामने प्रश्न है, बताओ। 63 नंबर सवाल है कि एक फैराडे बराबर क्या होता है? हमने बता चुका है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है प्रश्न कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। तो ये एम्पियर नहीं होगा, वोल्ट भी नहीं होगा, न्यूटन भी नहीं होगा, 96,500 कूलम हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 64 नंबर सवाल है कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? भाई विषुवत रेखा पर 0 होता है, कितना होता है? और अगर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे तब आप 90 डिग्री लगाओगे। देखो हमने क्या बताया, विषुवत रेखा रहे तो 0 डिग्री लगाना, और अगर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे वो 90 डिग्री हो जाता है। ओके, चलिए 65 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। 65 नंबर सवाल है पृथ्वी के, लो वही प्रश्न आ गया। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है, इसलिए 65 का ऑप्शन नंबर सी को आप लगाओ, सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए क्या कर आपके सामने है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा घनत्व को हम लोग जे के द्वारा डिनोट करते हो, जे बराबर हो हमारा फॉर्मूला है आई बटा में ए होता है। देखो हम जानते हैं कि धारा का मात्रक हमारा एम्पियर होता है और एरिया का क्या होता है, वो मीटर स्क्वायर हो जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, वो क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। यहाँ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बच्चा पार्टी, यानी कि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर क्या होगा, ये धारा घनत्व का मात्रक है, ये फॉर्मूला है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दोनों को याद रखना, ये भी प्रश्न आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। 67 नंबर सवाल देखिए क्या करा, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होगा? भाई वही बीबी रॉय जीबी वाला, बीबी रॉय जीबी वाला ट्रिक याद कर लो ना, इतना याद करते हो निकल जाएगा। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 और 6 हो गया। रेड के लिए पूछा 2 हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, देखो 0 किसके लिए है, तो ब्लैक के लिए होता है। 1 किसके लिए होता है, ये ब्राउन के लिए होता है। उसके बाद 3 किसके लिए है, ये ऑरेंज के लिए होता है। तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 68 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 68 नंबर सवाल है कि आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या होता है? आसमान का रंग जो है हमें नीला दिखाई पड़ता है, ये सभी बच्चे को पता है, लेकिन ये किसके कारण होता है? ये होता है हमारा किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 69 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 69 नंबर सवाल है कि सीजीएम का कार्यफलन कितना होता है? सीजीएम का कार्यफलन पूछा गया आप लोगों से, क्या होगा बच्चा पार्टी? तो सीजीएम का जो कार्यफलन होता है वो होता है 2.14। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। लेकिन अगर पूछे सीजीएम का देहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है, सीजीएम का देहली तरंग दैर्ध्य पूछे वो 656 नैनोमीटर होता है। बच्चों इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि सीजीएम का देहली तरंग दैर्ध्य कितना होगा, 656 नैनोमीटर होता है, और सीजीएम का कार्यफलन पूछे 2.14 हो जाता है। दोनों को याद रखिएगा। चलिए 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, बताओ द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम था, जिसका नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था बच्चों? डी ब्रोगली था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। हमने बताया है अगर पूछे द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया तो वो आप लगाओगे सर हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, और अगर कणिका सिद्धांत पूछे तो आप लगाओगे ये दिया गया था न्यूटन जी के द्वारा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो, हमारे साथ ये क्लास पहली बार देख रहे हो, अगर डेली क्लास करना चाहते हो तो शाम के 7 बजे जुड़ जाओ हमारे साथ, उसके बाद शाम के 8 बजे भी क्लास होता है। ओके बच्चा पार्टी, ये 2 क्लास कर लो ना भाई, हम गारंटी ले सकते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ओके जी, चलिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, सारे बच्चे आप ध्यान रखिएगा।